नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश सिंह आज प्रेपशास्त्र कोचिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच हिंदी सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो भी मटेरियल है काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। आप लोगों को मैं इसको पहले पढ़ा दूंगा, इसमें बेसिक जो भी क्वेश्चंस है साथ में मैं कराते चलूँगा आप लोगों को, और इसके बाद मैं MCQ का सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दोस्तों आसपास में आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपके आसपास में मौजूद हैं वो सारा संज्ञा के अंतर्गत आता है, जो कि आगे संज्ञा के भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गरीबी, गाय इत्यादि। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो संज्ञा के हैं। आइए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम, स्थान और किसी वस्तु विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी अगर इंडिविजुअल का बात किया जा रहा है या किसी व्यक्ति विशेष का बात किया जा रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम, या इसमें एग्जाम्पल दिया है मोहन, आपके गांव का नाम, आपके ज़िला का नाम, आपके देश का नाम। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ गंगानगर, सरसदूध, बीकानेर, भारत, यानी किसी एक इंडिविजुअल का बात हो रहा है यहाँ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हिमालय, यानी पहाड़ में किसी एक स्पेसिफिक पहाड़ का बात हो रहा है हिमालय का, तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। जो भी चीज़ें इंडिविजुअल हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को दर्शाती हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। या फिर तथ्य के आधार पर इसमें लिखा गया है, इस संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पृथ्वी एक है, आकाश, सूर्य, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं प्रसंग के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ जो बोस है एक विचार का बात हो रहा है, एक किसी इंडिविजुअल का बात नहीं हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जबकि बोस से यहाँ सुभाष चंद्र बोस का अगर हम लोग उस एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अब कोई यंत्र कंपनी है, अगर उसके निर्माता का नाम अगर स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पंखा, तो पंखा से किसी भी ब्रांड का पंखा हो तो वो पूरे पंखा समुदाय को दर्शा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले बजाज पंखा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे फिलिप्स बल्ब, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या फिर जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का नाम उसके जन्म के पश्चात रखा जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जब बच्चा पैदा लेता है तो वो ऑलरेडी बच्चा होता है, लेकिन उसके बाद उसका नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, तो नाम रखने के बाद वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा हम उसे कहेंगे तो बच्चे से पूरे बच्चे समुदाय का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका नाम रख देते हैं राम, रहीम, मोहन, सोहन, तो वो फिर कोई भी नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, वह आदमी गुजरात से आया, रेखांकित में, तो गुजरात जो है वह एक स्पेसिफिक जगह को शो कर रहा है, यानी गुजरात एक है। तो यहाँ गुजरात जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत बेसिक है,
या यहाँ तक आप समझ चुके होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी तरह के मतलब सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो किसी भी अगर व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को दर्शाया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लिए। आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या उसकी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आप देखिए किसी भी एक जाति से, जैसे कुछ भी बोलिए, जैसे बच्चा बोले तो पूरे बच्चा समुदाय का बोध हो गया। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे गाय ले लिए तो गाय पूरे समुदाय का बोध हो गया, बिल्ली ले लिए तो पूरे समुदाय का बोध हो गया। तो जो भी समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है गधा, तो गधे से पूरा गधा समुदाय का बोध हो गया, पहाड़ से पूरे पहाड़ का बोध हो गया। अभी उसमें हम लोग बोल दें हिमालय, शिवालिक, तो ये हिमालय और शिवालिक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसे किसी विशेष पहाड़ का बोध हो रहा है। जैसे दूध, कुर्सी से पूरे कुर्सी समुदाय का बोध हो रहा है, मेज, गाय, गुलाब, गेंदा, तो ये सारे समूह का बोध हो रहा है। तो जिससे भी समूह का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए, जैसे कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम हैं प्रसंग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिएगा प्रसंग में, सेंटेंस में ऐसे यूज होगा तो वो कभी कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो श्रवण कुमार से यह सेंस है कि जो बच्चा अपना माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, या एक आइडियल बच्चा का अगर एग्जाम्पल देखें हम तो श्रवण कुमार हैं। तो श्रवण कुमार से एक जाति समुदाय का बोध हो रहा है। तो अगर श्रवण कुमार इंडिविजुअल के सेंस में हम देखें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर एक समूह के रूप में देखें, एक समुदाय का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम उसके जन्म से पहले यानी जन्मजात हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले ही पूरे बच्चा समुदाय का हम लोग बोध करा देते हैं, तो जो बच्चा समूह है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब बच्चा का नामकरण करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो ये बेसिक था जो भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, फूलों में गुलाब श्रेष्ठ होता है, रेखांकित में संज्ञा है। तो गुलाब एक फूलों की जाति है, तो गुलाब में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो इस तरह से गुलाब एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, में रावण संज्ञा है। तो आप लोग बताइए, अभी आप लोग को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम अच्छे से करा दिए हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा रावण से किसी दुष्ट व्यक्ति का या फिर जिसकी गलत विचारधारा हो इसका बोध हो रहा है। तो एक समूह का बोध हो रहा है, यानी जो भी गलत काम कर रहे, गलत विचारधारा रखे या गलत प्रवृत्ति का हो, उसको हम रावण का दर्जा दे रहे हैं। तो ये एक समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ रावण जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के आधार पे भी आपको पहचानना होगा कि कहाँ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आगे आ जाइए दोस्तों, तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह है जिससे हम किसी की भावना को महसूस करें या फिर जिसे हम देख नहीं सकते हैं। किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमीरी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा, प्रसन्नता, क्रोध, सौंदर्य, इसमें किसी चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं, बस आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में किसी अगर व्यक्ति, वस्तु के गुण को देखा जाए तो
एक या एक से अधिक गुणों का समावेश है। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि गरीबी, तो गरीबी जरूरी नहीं है कि किसी एक वजह से हो, उसके लिए बहुत सारा वजह हो सकता है। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, तो एक तर्ज पे हम किसी को गरीब नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि गरीबी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जिससे भी भावना को समझा जा सके, जिसे हम महसूस कर सके, वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देख लीजिए, कभी कभी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे राम, राम से किसी इंडिविजुअल का बोध हो रहा है, लेकिन राम में अगर आप तो जोड़ देते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, तो ये रामत्व हो जाता है। तो रामत्व जो है ये राम जी की आइडियल स्टोरी के बारे में बताता है, उनके आदर्शों के बारे में बताता है। तो यह रामत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से जितने भी बूढ़े लोग हैं उस सारी जाति समूह का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें अगर हम आपा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोग को तो आप देख लेंगे लेकिन बुढ़ापा को आप नहीं देख पाएंगे, उसको केवल आप महसूस कर पाएंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। जैसे अपना प्लस पन, तो अपनापन हो गया। तो अपना जो है सर्वनाम है और उसमें पन प्रत्यय जोड़ने के बाद अपनापन हो गया, तो अपनापन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे उनसे अपनापन महसूस होता है, तो अपनापन को केवल आप फील कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मम में ता जोड़ने से ममता हो जाएगा। जैसे माँ का ममता, माँ का प्यार आप सुने ही होंगे, तो ममता को आप केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अपना में तो जोड़ देंगे आप, तो अपनत्व हो जाएगा। तो अपनत्व से भी अपनापन का एहसास हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। कभी क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे घबराना, घबराना क्या है, एक क्रिया है, और घबराहट वो भाववाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि घबराना सारे लोगों के कंटेक्स्ट में है, घबराहट किसी इंडिविजुअल की भावना के कंटेक्स्ट में है, तो वो भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो अभी तक हम लोग सीख लिए कि कैसे संज्ञा से, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, क्रिया से कैसे बनाया जाता है। अब देखिए विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मीठा, कोई चीज़ मीठा है वो उसकी विशेषता है, तो विशेषण है, और अगर उसमें आस प्रत्यय जोड़ते हैं तो मिठास बनता है। तो मिठास को हम केवल महसूस कर पाएंगे, तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदर, किसी का गुण है कि वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर में अगर हम ता जोड़ेंगे सुंदरता, तो सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं दे चुका हूँ, और साथ में बीच में एक एक क्वेश्चन भी आपको मैं प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ। आइए दोस्तों, जैसे उदाहरण में दिया गया है सुखी में संज्ञा है। जैसे सुखी व्यक्ति, तो जितने भी सुखी व्यक्ति हैं उससे पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। देखिए, जैसे इसमें कुछ विद्वान इन भेदों के अलावा दो भेद और मानते हैं, जैसे समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक जिससे एक समुदाय का बोध हो, जैसे जनता, भीड़, सभा, गोष्ठी, सेना, कक्षा, पंचायत, तो एक समुदाय का बोध हो रहा है। जनता से पूरे जनता समुदाय का बोध हो रहा है। भीड़, कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड है तो ये भी एक समुदाय है। कहीं गोष्ठी हो रही है, वो भी, उससे भी एक समुदाय का बोध हो रहा है। तो ये सारा समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उस तरह से द्रव्यवाचक, जिसे मापा तौला जा सके, वो सारा चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे पानी, दूध, चांदी, सोना, गेहूं, मिट्टी, बजड़ी, ये सब।
और कुछ लोग मानते हैं संज्ञा को कि गणनीय और अगणनीय संज्ञा भी होती है। गणनीय संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके वो गणनीय संज्ञा है, जैसे पुस्तक, लड़का, कमरा। और अगणनीय संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना नहीं की जा सके वो अगणनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, जैसे पानी, दूध, सोना, प्रेम, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बेसिक एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको बता भी दिया हूँ। तो जो भी हिंदी का एग्ज़ाम होगा आने वाला, जो भी बिहार पुलिस, एसआई या फिर आरओ, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आगे मैं आपको इसका पूरा एमसीक्यू लेके आऊँगा जैसे आप लोग का ये कोर्स कंप्लीट होगा। तो 1 बाय 1 करके आप इजी वे में डिजिटल एरा में अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। जो भी हो कमेंट में बता सकते हैं, अपना जो भी सुझाव हो या फिर आपको अदर किसी चीज़ में डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू हो, तो आप इस पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका संज्ञा आज यहीं समाप्त हो गया। तो आज के लिए क्लास थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है इम्पोर्टेंट, वो सारा आपको प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक यू वेरी मच।